ग्रेटेस्ट इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ यक्स होगा। हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग बाक्स ऑफ यक्स से डिनोट करते हैं और ये जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ यक्स होता है इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट ऑफ यक्स से डिनोट करते हैं। यह जो बाक्स ऑफ यक्स होता है यह कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। हम बोलते हैं कि यह आपका आउटपुट यक्स दे। यक्स कब देगा? जब यह आपका इंटीजर होगा। और हम कह रहे हैं कि यह आउटपुट आपका ए देगा। ये आपका कोई ना कोई इंटीजर होगा। वेयर जो ए है वह x माइनस 1 से बड़ा होगा लेकिन आपका x से छोटा होगा। अगर यह आपका जो x है यह आपका इंटीजर नहीं है तब के केस में, जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे हम पूछे कि बाक्स ऑफ या देखो आउटपुट क्या है, इंटीजर है तो आउटपुट क्या देगा? 2 दे देगा। बाक्स ऑफ -3 क्या होगा? यह आपका आउटपुट -3 दे देगा। अगर हम आपसे पूछे कि बाक्स ऑफ 2.1 की वैल्यू कितनी होगी तो आपको पता है कि यह क्या देगा? 2.1 -1 से बड़ा जो भी इंटीजर होगा और 2.1 से छोटा, तो यह क्या होगा? 1.1 से बड़ा और 2.1 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? आपका 2 ही होगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा? 2 होगा। हम इसको दूसरे वर्ड में यह कह सकते हैं कि अगर हम इसको 2.1 को नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं तो यह 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। यह आपका 2.1 होगा। हम कह रहे हैं 2.1 के लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वही इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 3.9 की वैल्यू क्या होगी तो यहाँ पे तो 3 होगा, 3.9 कुछ यहाँ पे होगा, तो 3.9 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 3 है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि -2.1 की वैल्यू कितनी होगी तो यह आपका -1 होगा, यह आपका -2 होगा, यह आपका -3 होगा, या -2.1 कुछ यहाँ पे होगा और इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -3 है। यह तो समझ में आ गया इतना। अब अगर एक बात बताना है, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि यह अगर बाक्स ऑफ x है, अगर यह क्या देगा? x देगा। जब x आपका क्या होगा? इंटीजर होगा। अगर हम कह रहे हैं बाक्स ऑफ -x होता तो भी क्या देता है? -x देता। जब x आपका क्या होगा? इंटीजर होगा। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर यह x जो आपका है यह अगर इंटीजर नहीं है तो क्या ये जो बाक्स ऑफ -x होगा क्या वो -1 माइनस बाक्स ऑफ x देगा कि नहीं देगा? अब चेक कर लीजिए। जैसे हम चेक करना चाह रहे हैं कि -2.1 की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है कि -3 होगा। अब देखिए -1 माइनस 2.1 की वैल्यू कितनी होगी? -1 -2 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यह क्लियर इतना है? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमको यह बताइएगा कि अगर यह बाक्स ऑफ x है यह आपका n है, अगर हम कह रहे हैं कि यह जो n है यह आपका एट रैंडम कोई रियल नंबर है एंड जो n है आपका इंटीजर है, तो क्या हम बाक्स ऑफ x प्लस n को क्या हम बाक्स ऑफ x प्लस n लिख सकते हैं कि? जैसे चेक करिए, जैसे हम 2.1 प्लस 2 ले तो यह वैल्यू क्या देगा? 4.1। तो इसका आउटपुट क्या होगा? 4 होगा। अगर हम बाक्स ऑफ 2.1 की वैल्यू निकाले प्लस 2 की वैल्यू निकाले तो यह क्या हो जाएगा आपका? 2 प्लस 2 यह क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप एक बात बताइएगा, अगर ये हम ले रहे हैं बाक्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू हम ले रहे हैं क्या? यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जब एक x और y एट रैंडम आपके कोई रियल नंबर है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? आपको चेक करना है तो करिए। जैसे हम पूछ रहे हैं 2.1 प्लस 1.2 की वैल्यू कितनी होगी? यह कितना होगा? 4 होगा। यह 4 दे देगा। जब इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यह 2.8 देगा प्लस 1 पॉइंट क्या देगा? 2 देगा। यह आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो यह दोनों बराबर है कि नहीं? यह तो बराबर है नहीं इसके।
कहने का मतलब कि यह दोनों बराबर तो है नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या रही है 4 आ रही है, इसकी वैल्यू क्या रही है 3 आ रही है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यह जो बाक्स ऑफ x प्लस वाई होगा इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू बाक्स ऑफ x प्लस बाक्स ऑफ y होगा। अभी कोई प्रॉब्लम है तो बताना, अभी तो कोई डाउट नहीं है। एक स्टेटमेंट और बताना, आप हमको सोच के बताना। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर x आपका इंटीजर नहीं है एंड आपका जो y है यह भी आपका इंटीजर नहीं है, बट यह जो आपका x प्लस वाई है यह आपका इंटीजर है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यह जो आपका बाक्स ऑफ x प्लस बाक्स ऑफ y इक्वल टू आपका x प्लस वाई माइनस 1 होगा कि नहीं? चेक करना है तो करिए। x को अगर हम 1.2 ले रहे हैं, y को 1.8 ले रहे हैं, तो ये x प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा 3 होगा। यह आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका बाक्स ऑफ x है वह आपका देगा 1 देगा, यह जो बाक्स ऑफ आपका y है 1 देगा। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका क्या देगा 2 ही देगा कि नहीं? अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? यह बिल्कुल बाक्स ऑफ x का क्या था बेसिक टूल्स थे, इसको कॉपी करना है। हम लोगों ने क्या सीखा? बाक्स ऑफ x को हम लोगों ने डिफाइन करना सीख लिया, हम लोगों ने बाक्स ऑफ x की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर लिया। अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट ऑफ x पे वर्क कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि जो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x है इसको कुछ हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, यह आपका x होता है माइनस क्या हो जाता है आपका बाक्स ऑफ x हो जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कर्ली ब्रैकेट 2 की आप वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलोगे? इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस बाक्स ऑफ 2, यह क्या हो जाएगा आपका 0। अगर कर्ली ब्रैकेट माइनस 2 की वैल्यू पूछा जाए तो अगेन क्या होगा 0 ही होगा। अगर कर्ली ब्रैकेट 1.2 की वैल्यू पूछी जाए तो क्या होगा आपका 1.2 होगा, माइनस क्या होगा बाक्स ऑफ 1.2 होगा, इक्वल टू आपका क्या होगा 1.2 होगा माइनस 1 होगा, इक्वल टू क्या होगा 0.2 होगा। अगर हम कर्ली ब्रैकेट माइनस 1.2 की वैल्यू पूछें तो यह क्या होगा आपका माइनस 1.2 माइनस 1.2 इक्वल टू क्या होगा माइनस 1.2 प्लस क्या होगा 2 होगा, इक्वल टू क्या होगा आपका 0.8 हो जाएगा। यहां तक तो सबको क्लियर है, अभी कोई प्रॉब्लम है? अब अगर देखिए यह कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू क्या होता है x माइनस आपका बाक्स ऑफ x होगा। हम इसको यह भी लिख सकते हैं x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x प्लस बाक्स ऑफ x लिख सकते हैं। हम करें कि हर एक रियल नंबर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर बना होता है, एक किससे मिलकर बना होता है ग्रेटेस्ट पार्ट से मिलकर बना होता है। तो अब एक बात बताना, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप अगर सोच के बताइएगा कि अगर ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी, या कब 0 होगी जब x आपका क्या होगा इंटीजर होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर हम करें कि कर्ली ब्रैकेट x प्लस n की वैल्यू आपकी होती है कर्ली ब्रैकेट x, अगर यह x आपका इंटीजर या आपका जो n है वह आपका एट क्या है कोई भी इंटीजर है। जैसे हम आपसे एग्जांपल पूछें कि 2.1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे ये कर्ली ब्रैकेट क्या होगा 4.1 होगा। इसको कहोगे कि ये 4.1 माइनस क्या होगा आपका बाक्स ऑफ 4.1 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4.1 माइनस 4 होगा, इक्वल टू 0.1 होगा कि नहीं होगा? अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर हम आपसे पूछें क्या, अगर हम बोले आपसे कि क्या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2.1 की वैल्यू कितनी होगी 0.1,
तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? तो क्या हम ये लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट ऑफ x प्लस m को इक्वल टू हम कर्ली ब्रैकेट x लिख सकते हैं अगर यह n आपका क्या होगा? इंटीजर होगा। अब अगर एक चीज यहाँ पे देखिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि यह जो x है आपका, यह अगर आपका इंटीजर नहीं है, यह जो आपका y है यह भी आपका इंटीजर नहीं है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि यह जो आपका x प्लस y है यह अगर आपका इंटीजर है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट ऑफ x प्लस कर्ली ब्रैकेट ऑफ y इक्वल टू 1। चेक कर लीजिए, जैसे x को 1.2 पकड़ लीजिए, y को 1.8 पकड़ लीजिए, यह दोनों इंटीजर नहीं है, लेकिन इनका एडिशन आपका क्या है? x प्लस y करोगे तो 1.2 प्लस 1.8 होगा, यह 3 होगा, यह क्या होगा? इंटीजर होगा। अब अगर देखिए कर्ली ब्रैकेट 1.2 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.8 की वैल्यू कितनी होगी? यह आपका क्या होगा? 0.2 होगा या 0.8 होगा? क्या यह 1 के बराबर है कि नहीं? अभी कोई डाउट है? तो बस आप कर्ली ब्रैकेट ऑफ x में जितनी प्रॉपर्टी आपको सिखाई गई है इन तीनों प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से याद रखे रहिएगा कि अगर यह कर्ली ब्रैकेट ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 देगी जब यह x आपका इंटीजर होगा, कर्ली ब्रैकेट x प्लस m की वैल्यू आपका देगा कर्ली ब्रैकेट x देगा जब यह n आपका क्या होगा? इंटीजर होगा। और यह क्या होगा? अगर x आपका इंटीजर नहीं है, y आपका इंटीजर नहीं है, लेकिन जो आपका ये x प्लस y है यह अगर इंटीजर होगा तो आपका जो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x प्लस कर्ली ब्रैकेट ऑफ y होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कॉपी करना है इसको। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक टूल्स आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। यह जो बेसिक टूल्स है, इस बेसिक टूल्स का हमको रिक्वायरमेंट रहेगा इन सारे टॉपिक को आगे पढ़ने के लिए। जैसे हमारा जो पहला टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, वह आपका है हर्माइट आइडेंटिटी। क्या है बाबू आपका? हर्माइट आइडेंटिटी या हर्माइट थ्योरम बोल सकते हैं। हर्माइट थ्योरम का मतलब यह है, हम कह रहे हैं कि यह x आपका एट रैंडम कोई रियल नंबर है। हम बोल रहे हैं एंड आपका जो n है यह एट रैंडम कोई भी नेचुरल नंबर है। देन हम यह बोल सकते हैं कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/n प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 2/n प्लस यह डॉट डॉट प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस n माइनस 1/n इक्वल टू आपका होगा बॉक्स ऑफ n(x1)। अगर बताना हमको इस रिजल्ट को प्रूव करना है, यह रिजल्ट ट्रू है कि फॉल्स है, तो अब अगर हम इसके प्रूफिंग को ऑब्जर्व करें तो अब देखिएगा यह आपका बाबू x क्या हो सकता है? एट रैंडम कोई रियल नंबर होगा। तो क्या हम x को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? या तो x इंटीजर होगा या तो x इंटीजर नहीं होगा। अगर हम केस फर्स्ट लेते हैं कि यह x आपका क्या है? इंटीजर है। दूसरा केस क्या होगा बाबू? यह जो आपका x है यह आपका इंटीजर नहीं है। हम एक फंक्शन एज्यूम करते हैं f(x), यह फंक्शन हम लोग अपने से एज्यूम कर रहे हैं और यह फंक्शन इस तरह ले रहे हैं कि इसको इस वाले एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं बस। तो यह एक फंक्शन हमने कंसीडर किया, यह बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/n प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 2/n प्लस डॉट डॉट बॉक्स ऑफ x प्लस n माइनस 1/n माइनस क्या होगा? बॉक्स ऑफ n(x) होगा। हम पहले केस के लिए प्रूव कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि यह बराबर होगा तो हर एक इंटीजर के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। अगर यह f(x) की वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर हम कोई भी इंटीजर आउटपुट रखेंगे तो यह एक्सप्रेशन इसके बराबर होगा कि नहीं? तो हमारा काम क्या है कि अगर x इंटीजर होगा तो हमारा बस इतना सा वर्क है कि f(x) को किसके बराबर प्रूव कर दें? 0 के। क्या हर एक इंटीजर के लिए करना पड़ेगा कि नहीं?
अब अगर एक बात बताना, सोच के बताना, अब यहाँ पे यह इंटीजर होगा तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो यह यक्स आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, या तो क्या होगा बाबू आपका यक्स नेगेटिव इंटीजर होगा। ये दो पॉसिबिलिटी होगी इंटीजर के केस में। अगर सोचो बाबू यह अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो बाक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या देगी आपकी, एक्स ही देगा। यह बाबू क्या देगा, बाक्स ऑफ एक्स प्लस 1/n। अगर सोचिए कि यह अगर हम दो टर्म ले रहे हैं तो n की वैल्यू कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। अगर तीन टर्म लेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो बाबू एक बात बताना, अगर यहाँ पे यह 1/2 ले रहे हैं तो हमेशा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में अगर 0.5 को ऐड करेंगे तो हमेशा आउटपुट क्या देगा, x ही देगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम करें बाक्स ऑफ 2 प्लस 1/n की वैल्यू क्या देगी हमेशा, अगर n को 2 पकड़ेंगे तो यह क्या देगा 2 प्लस 0.5, यह क्या देगा 2 ही देगा। अगर n इक्वल टू 3 पकड़ेंगे तो भी 2 देगा। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि n एट रैंडम कोई भी नेचुरल नंबर हो, बस n की वैल्यू क्या नहीं होगी, 1 नहीं होगी। यह समझ में आ रहा है ना कि n क्यों 1 नहीं होगा, क्योंकि n 1 होता तो केवल पहला टर्म होता। तो यह हमेशा क्या देगा बाबू, यह 2 ही देगा। कोई प्रॉब्लम है? तो क्या हम इसको यह कह सकते हैं कि यह बाक्स ऑफ x प्लस 1/n हमेशा क्या देगा, x देगा। बाबू यहाँ देखो, अगर हम तीन टर्म पकड़ रहे थे n की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो, मिनिमम n की वैल्यू 3 होगी। तो यह हमेशा आउटपुट क्या देगा, x ही देगा। अब बाबू अगर हम चार टर्म पकड़ेंगे तो n इक्वल क्या होगा, 4 होगा। तो यह भी अगेन क्या देगा, x देगा। तो क्या यह ओवरऑल पूरा सब कुछ ये x ही दे रहा है कि नहीं, यह क्या देगा माइनस बाक्स ऑफ ये nx दे देगा। अब बाबू यह कितने टाइम है, n टाइम है कि नहीं, ये n टाइम है। तो बाबू इसको क्या n x माइनस nx लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं। फॉर ऑल x बिलोंग टू क्या होगा, यह क्या होगा, nx माइनस nx इक्वल टू 0 होगा। फॉर ऑल x बिलोंग क्या करेगा आपका, पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग करेगा। अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम है। अब केस क्या है, अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं कि x आपका नेगेटिव इंटीजर होगा, तब बाबू बताना आपका क्या होगा। यह बाक्स ऑफ x क्या देगा, x ही देगा। यह क्या देगा, x प्लस 1/n क्या देगा। जैसे हम ले रहे हैं -2 प्लस 1/n, n इक्वल टू क्या होगा बाबू, यहाँ पे 2 ही होगा, कम से कम 2 होगा। तो अगर 2 रखेंगे तो क्या देगा, -2 प्लस 0 पॉइंट क्या देगा, 5 देगा। यह क्या देगा, -1.5 देगा कि नहीं, यह हमेशा -2 ही देगा, कुछ और देगा। तो यह बाबू यह अगर आपका बाक्स ऑफ x प्लस 1/n है तो यह हमेशा क्या देगा, x ही देगा कि कुछ और देगा, x ही देगा। तो यह बाबू x दिया, यह भी x ही देगा कि कुछ और देगा, x ही देगा। बाबू अब एक बात बताना, क्या यह लास्ट तक जाएंगे तो यह क्या देगा आपका, x ही देगा। यह क्या देगा आपका, -nx देगा। क्या बाबू यह आपका हो गया, nx माइनस nx इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। किसके लिए हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग टू नेगेटिव इंटीजर। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यह जो fx इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 होगा। फॉर ऑल x बिलोंग टू क्या, एट रैंडम कोई भी इंटीजर ले लें, अभी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हम कह रहे हैं कि यह स्टेटमेंट ट्रू है पूरे रियल नंबर के लिए। तो क्या केवल इंटीजर को चेक कर लेने से हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम तो नहीं होगा। अब हमको केस सेकंड को चेक करना पड़ेगा। केस सेकंड क्या होगा, जब x आपका इंटीजर नहीं होगा। अब सोचिएगा, केस सेकंड को देखिए, जब आपका x क्या है, इंटीजर नहीं है, तो हमने फंक्शन क्या कंसीडर कर लिया, बाक्स ऑफ x प्लस बाक्स ऑफ x प्लस 1/n प्लस बाक्स ऑफ x प्लस 2/n प्लस क्या होगा, बाक्स ऑफ x प्लस n माइनस 2/n प्लस बाक्स ऑफ x प्लस n माइनस 1/n
माइनस क्या होगा, भाग से x होगा। हमको इसके बराबर 0 प्रूव करना है। केवल x की वैल्यू आपका क्या नहीं हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता है। तो बाबू एक बात बता, अगर हम f का x प्लस 1/n की वैल्यू निकालें तो आपकी वैल्यू आएगी क्या? यह आ जाएगा भाग से x प्लस 1/n आएगा। यह आपका क्या आएगा, x प्लस 2/n आएगा। यह क्या आएगा, भाग से x प्लस 3/n आएगा। समझ आ रहा है कि यह क्या आएगा आपका, भाग से x, यह क्या होगा, आप अगर इसको देखिए, यह भाग से x प्लस 1 माइनस 2/n होगा। x के प्लेस पे आप रिप्लेस करोगे 1/n, तो प्लस 1 माइनस 2/n होगा। यह क्या हो जाएगा आपका, भाग से x प्लस 1 माइनस 1/n होगा। क्या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं बाबू, x प्लस n माइनस 1/n, क्या वो x प्लस n माइनस 1/n। यह सही है कि नहीं? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, भाग से x प्लस n माइनस 1/n लिख सकते हैं कि नहीं? तो यह क्या हो जाएगा, भाग से x प्लस n माइनस 1/n होगा। जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या देगा बाबू, यह 1 देगा। यह क्या देगा, x प्लस 1/n माइनस 1/n देगा। माइनस क्या देगा, n टाइम्स x प्लस 1/n देगा। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप अगर एक बार सोच के देखिएगा, यह अगेन f ऑफ x प्लस 1/n आपका क्या दे देगा, यह देखिए यहाँ से बाबू, यह कटा तो यह भाग से x देगा। तो इसको आगे लाएंगे तो यह दे देगा भाग से x प्लस भाग से x प्लस 1/n प्लस भाग से x प्लस 2/n प्लस डॉट कहाँ तक देगा, x यह क्लियर है ना? n माइनस 1/n, यस x 1 छोटा है इसमें, इसको देखिए, इसमें यानी स्किप हुआ। यह क्या होगा, भाग से x प्लस 1 माइनस 1/n होगा ना। तो x के प्लेस पे आप क्या रिप्लेस किए हो, x प्लस 1/n प्लस 1 माइनस 1/n होगा ना। तो यह क्या होगा, भाग से x प्लस 1 होगा। तो यह क्या हो जाएगा आपका, भाग से x प्लस 1 होगा। तो बाबू यह क्या होगा आपका, भाग से x प्लस 1 होगा, यह प्लस 1 होगा। माइनस क्या होगा, यह n टाइम्स x प्लस 1/n होगा। अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को, कोई डाउट है? अगर इस x को हम आगे लाए तो यह सेटअप हो गया। तो यह डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, x प्लस n माइनस 1, क्लियर? प्लस 1 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या देगा बाबू, यह भाग से nx देगा, प्लस 1 माइनस 1 देगा। तो यह क्या होगा, यह काटा, तो आपका क्या मिल गया, f ऑफ x प्लस 1/n इक्वल टू fx मिल गया कि नहीं? अभी कोई प्रॉब्लम है तो बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर एक बार सोच के देखना, यहाँ तक क्लियर है? तो क्या हम कह सकते हैं, यह जो x होगा, यहाँ पे हमने इंटीजर तो कंसीडर नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इंटीजर होता तो भी कोई फर्क पड़ता? अगर यह x इंटीजर होता तो भी कोई फर्क पड़ता है इसके पीरियड पे? इसका पीरियड तो 1/n ही होता ना। तो क्या यह जो फंक्शन fx है, हम कह सकते हैं कि fx क्या होगा, ये जो पीरियोडिक फंक्शन होगा, विच पीरियड कितना होगा, 1/n होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब अगर ऑब्जर्वेशन करिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी ले रहे हैं और 1/n से छोटी ले रहे हैं, तो क्या ऑब्जर्वेशन से आप यह कह सकते हो कि यह जो fx की वैल्यू होगी यह ऑलवेज 0 ही होगा? यस, ऑब्जर्व करिए, x की वैल्यू 0 से 1/n के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या देगी, 0 ही देगा। यह क्या देगा बाबू, x प्लस 1/n, यह क्या देगा आपका, 0 ही देगा कि कुछ और देगा? सोच लीजिए, यहाँ पे जाओगे तो यानी इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो यह क्या होगा, 0 से 1/2 के बीच में होगा, 0 से 1/2 के बीच में होगा x। अगर x 1/2 अगेन जोड़ोगे
तो अगेन क्या होगा, यह 1/2 से किसके बीच में होगा, 1 के बीच में होगा, Yes, sir. लेकिन 1 को तो कंसीडर नहीं करेगा, 1 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो अगर बॉक्स, अगर x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में है तो उसका बॉक्स कितना आएगा, 0 ही आएगा, कुछ और आएगा, तो ये ओवरऑल 0 देगा। Yes. लेकिन यहाँ तक पहुँचोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यह x 0 से 1/3 तक हो जाएगा। लेकिन जब आप 2/3 ऐड करोगे तो 2/3 से यह कहाँ तक होगा, अगेन 1 तक हो जाएगा। तो क्या हुआ है, 1 को इंक्लूड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यह ओवरऑल पूरा केस है, यहाँ तक देखिए तो यह क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब अगर इसको ऑब्जर्व करिए, अगर x की वैल्यू 0 से 1/n के बीच में है तो अगर n से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है, यहाँ पे n हम लोगों ने क्या लिया, नेचुरल नंबर लिया है, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन जो nx होगा वह 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो यह ओवरऑल पूरा वैल्यू क्या देगा, 0 ही देगा। अगर x की वैल्यू हम 0 से 1/n के बीच में कोई भी नंबर रख रहे हैं तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या देगी, 0 देगी। तो हम यह भी हमको पता चल गया कि यह फंक्शन क्या पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, 1/n है। कहने का मतलब है कि 1/n के लेंथ के इंटरवल पे इस फंक्शन का ग्राफ रिपीट करेगा, ग्राफ रिपीट करेगा 1/n के लेंथ के इंटरवल पे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर एक बात बताइए, यहाँ पे देखना, अब तो देखिए ही रहते हैं, अभी तो दिखने लगे। बोर्ड सही है ना, मतलब ऊपर नीचे कुछ छुपा नहीं। अब अगर यहाँ देखो, यह फंक्शन क्या बाबू, पीरियडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना 1/n है, और हमको पता है कि x की वैल्यू अगर 0 से 1/n के बीच में कुछ भी रखेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या देगा, 0 देगा। तो एक बात बताना, हमको पता होता है कि अगर कोई फंक्शन पीरियडिक फंक्शन होता है तो वह अपने पीरियड पे, वह अपने पीरियड के इंटरवल के बाद वो अपने ग्राफ को रिपीट करता है। तो 0 से 1/n तक इसका ग्राफ क्या रहा है, यह 0 दे रहा है, 1/n तक इसका ग्राफ का शेप क्या होगा, y एक्सिस होगा। अभी कोई प्रॉब्लम है? तो बाबू एक चीज और बताना, अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन f(x) है, अगर उसका पीरियड अगर t होता है तो क्या उस फंक्शन का पीरियड n(t) होता है कि नहीं, अगर n अटरनम आपका कोई भी इंटीजर है। एकदम श्योर है? अगर कोई फंक्शन पीरियडिक है, उसका पीरियड t है, तो गारंटी है कि n(t) उसका पीरियड होता है, n अटरनम कोई इंटीजर होना चाहिए, बट n की वैल्यू आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो बाबू एक बात बताना, इस फंक्शन का अगर पीरियड 1/n है तो क्या इस फंक्शन का पीरियड 2/n होगा कि नहीं, 3/n भी होगा, 4/n भी होगा, 5/n भी होगा। तो 0 से 1/n के बीच में इसका ग्राफ क्या है, x एक्सिस पे है, कहने का मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 0 दे रहा है। तो 1/n से 2/n के बीच में भी ये वैल्यू क्या देगा, 0 ही देगा। 2/n से 3/n के बीच में क्या देगा, 0 ही देगा। अब वो बताना, -1/n से 0 के बीच में भी क्या देगा, 0 ही देगा। तो वो बताना, क्या यह पूरे ओवरऑल रियल नंबर को कंटेन कर ले रहा है। अगर सोचो यहाँ से अगर बाई चांस n अगर स्किप भी होता है, कहने का मतलब कि n कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर बाई चांस यहाँ से इंटीजर अगर स्किप भी होता है तो ऊपर हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि इंटीजर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना? तो बताना, क्या ये जो फंक्शन f(x) होगा यह ऑलवेज 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। अगर यह फंक्शन आपका 0 फंक्शन हो गया ओवरऑल तो क्या बाबू हम इसको बोल सकते हैं कि यह जो एक्सप्रेशन होगा वह बॉक्स ऑफ nx के बराबर होगा। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो आपकी हर्माइट आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। यह रिजल्ट कहाँ से आया आपको पता चल गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए एक थ्योरम और प्रूफ करा देते हैं आपको। चलिए आपका जो दूसरा थ्योरम है वह है आपका लेजेंडरी थ्योरम। इन दोनों थ्योरम को आप हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा इसके रिजल्ट को।
और कहाँ से आया ये थ्योरम, एक को हमने बता दिया, दूसरे को हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि लेजेंड्री थ्योरम का मतलब होता है कि अगर हमको कोई प्राइम नंबर p है और हमारे पास कोई भी फैक्टोरियल n है, तो इसका मतलब होता है कि एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n वेयर p इज आपका एनी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। एक्सपोनेंट का मतलब है कि फैक्टोरियल n का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह जो प्राइम नंबर p है इसका मैक्सिमम पावर कितना होगा। जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे हम फैक्टोरियल 5 है, इसका अगर हम फैक्टर करते तो ये क्या आएगा, 4 5 3 2 1 आएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 5 इंटू 2 के पावर क्या आएगा, 3 के पावर 1 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 5 कितना होगा, तो आप कहोगे 3 होगा। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 5 कितना होगा आपका, 1 होगा। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 5 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n का मतलब समझ आ गया। और ये जो लेजेंड्री थ्योरम होता है इसका मतलब होता है कि ये जो एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n में होता है, जहाँ पे p कोई भी प्राइम नंबर है, यह आपका बराबर होता है बाक्स ऑफ n बाई p प्लस बाक्स ऑफ n बाई p स्क्वायर प्लस बाक्स ऑफ n बाई p के पावर 3 प्लस डाटा क्या है आपका, आगे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट अंत तक। जैसे हमको यहाँ पे निकालना होता कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 5, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देते, यह बाक्स ऑफ 5/2 होता, यह बाक्स ऑफ 5 बाई क्या होता, 4 होता। क्या वो इसको आगे ले जाने पे बेनिफिट होगा कि इसमें छोड़ दें, क्योंकि इसके आगे के 0 ही देता जाएगा। यस सर, तो बाबू यह क्या दे देगा, 2 दे देगा या 1 दे देगा या 3 देगा कि नहीं। यस तो यही फार्मूला जो है हमको दिया गया एक्सपोनेंट ऑफ फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n, जो यह आपको रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट आपका लेजेंडर दिए थे, कौन दिया था, लेजेंडर दिए थे। इसी थ्योरम को हम लोग लेजेंडरी थ्योरम के नाम से जानते हैं। हमारा यहाँ पे काम क्या है, हमारा काम है कि इस थ्योरम को प्रूव करना, कि एग्जैक्ट यह थ्योरम या स्टेटमेंट हुआ कैसे। अगर हम इसके प्रूफ को ऑब्जर्व करें, अगर आप सोचिएगा, हम पहले फैक्टोरियल 5 में लेके चल रहे हैं, एक आपको पर्टिकुलर केस के लिए एक रफली आइडिया दे रहे हैं, फिर जनरल केस के लिए हम इस फार्मूले को क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। अगर आप सोचिए, हम लोग इसको इस पर्टिकुलर केस से हम इसको जनरलाइज करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम कोई सेट यस ले लेते हैं, अगर यह फैक्टोरियल 5 है तो हम इसमें 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट का क्या कर लेते हैं, कलेक्शन ले लेंगे। अगर ये फैक्टोरियल 6 होता तो कहां तक लेते, 6 तक लेते। अब हमारा टारगेट बस इतना सा है कि हमको एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालना है फैक्टोरियल 5 में, लेकिन हमको इस ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट करना है। तो बाबू हम लोग क्या करते हैं, आप हमको एक बात बताइएगा, कितने नंबर इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस which are divisible by 2, कितने होंगे बाबू, 2 होंगे। एक क्या होगा, 2 होगा, एक 4 होगा। तो क्या 2 को 1 इंटू 2 इंटू 2 लिखने में कोई प्रॉब्लम है, यही 2 नंबर होंगे। यह डाटा कैसे बढ़ता चला जाएगा, क्या यह बाक्स ऑफ 5/2 इंटू 2 तक जाकर ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब यह क्या होगा, यह 1.2 इंटू 2.2 होगा। टोटल नंबर कितने हुए, 2 ही हुए। अभी कोई प्रॉब्लम है। अगर बाबू बताना कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं
इन यस में विच आर डिविजिबल बाई 2 के स्क्वायर से कितने होंगे? 1 होगा, 4 होगा। क्या 4 को बाबू 2 का स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं? नहीं, 1 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यह डाटा कहाँ तक जाएगा? क्या बॉक्स ऑफ 5 बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2 5 बाई बॉक्स में क्या 5 बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि? इसका मतलब है कहाँ होगा? पहला ही टर्म होगा, कुछ और होगा? कहने का मतलब सबको समझ आ रहा है? तो कितने टर्म होंगे, कितने एलिमेंट होंगे इसमें जो कि 2 स्क्वायर से डिविजन होंगे? 1 होगा। अब आपको एक चीज फिर बताना, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन यस में विच आर डिविजिबल बाई आपके पास 2 के पावर 3, तो आप कहोगे कि कोई नंबर नहीं होगा। तो क्या है इसको बाबू हम लोग जहां तक भी बढ़ेंगे, जैसे हम 1 इंटू 2 के पावर 3 ले रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्या हम इसको बॉक्स ऑफ 5 बाई 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 पे रोक देंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास कोई भी एलिमेंट है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या यह टर्म मिलेगा? कोई टर्म नहीं मिलेगा ना। तो बाबू कोई टर्म मिला नहीं मिला, 0 मिला, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर एक बात बताना, अगर हम फिर से यहां से आपसे लिख रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस में विच आर डिविजिबल बाई 2 बट नॉट 2 स्क्वायर, यह कितना होगा? क्या हम ये लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ 5 बाई 2 माइनस बॉक्स ऑफ 2 का स्क्वायर होगा, जो कि किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल हो, लेकिन किससे डिविजिबल ना हो? 2 स्क्वायर से डिविजिबल ना हो। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? केवल मात्र एक नंबर होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? कहने का मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब समझेगा कि हमारे पास इतने नंबर होंगे जिसमें 2 का पावर क्या होगा? 1 होगा। अभी कोई प्रॉब्लम है? अब अगर एक चीज बताइएगा, हम इस स्टेटमेंट को आगे यहां पे लिख रहे हैं, अगर हम आपसे पूछें कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन यस में विच आर डिविजिबल बाई 2 के स्क्वायर से, बट 2 के पावर 3 से नहीं होगी, तो बाबू क्या होगा? या 5 बाई 2 का स्क्वायर 5 बाई 2 के पावर 3 होगा। कहने का मतलब कि इतना नंबर होगा, एक नंबर होगा जिसमें 2 का पावर कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है कि नहीं? तो बाबू एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछे कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 5 कितना होगा? कहने का मतलब 2 का पावर, तो बाबू इतना नंबर होगा जिसमें 2 का पावर कितना होगा? 1 होगा। ये होगा ना? तो क्या हम इसको 1 इंटू बॉक्स ऑफ 5 बाई 2 माइनस बॉक्स ऑफ 5 का बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्लियर है? इतने नंबर होंगे जिसमें 2 का पावर कितना होगा? 2 होगा। अगर मान लीजिए एक नंबर है जिसमें 2 का पावर कितना है? 2 है, तो 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा? 2 होगा कि कुछ और होगा? तो हमको इस तरह लिखना पड़ेगा कि नहीं? अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना वो नहीं है। अब आपको बताना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या ये बॉक्स ऑफ 5 बाई 2 प्लस बॉक्स ऑफ 5 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा? 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ 5 बाई 2 के पावर 3। लिखने में कोई प्रॉब्लम है? तो क्या हम इसको हटा दें तो भी कोई फर्क पड़ेगा? तब आप बताना, अगर हम एक पर्टिकुलर केस लिए, अगर n की वैल्यू हम 5 लिए और प्राइम नंबर 2 लिए,
तो क्या यह जो फार्मूला बाद में जनरेट हुआ, क्या वह इस फार्म का हुआ कि नहीं हुआ? आपको ये जो पर्टिकुलर केस बताए हैं या जो फॉर्मेशन करने का तरीका सिखाया है, डिट्टो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। यहां तक तो समझ आया होगा। चलो हम अपने फार्मूले को प्रूव कर लेते हैं, बस समझने की कोशिश करिएगा। अब अगर देखना, यह है आपका एक्सप्रेशन, हम एक सेट एस कंसीडर कर लेते हैं। इसमें बाबू कितने एलिमेंट का कलेक्शन होगा? 1 2 3 डाटा कहां तक होगा? यानी एलिमेंट का कलेक्शन होगा। अगर हम आपसे पूछे कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा इन यस में विच आर डिविजिबल बाई P से होगा, तो आपको वो नंबर कौन कौन से होंगे? एक 1 इंटू पी होगा, एक 2 इंटू पी होगा, एक 3 इंटू पी होगा। डाटा कहां तक चला जाएगा? भाग सा n बाई पी इंटू पी होगा। क्लियर है? और टोटल नंबर कितने होंगे जो कि पी से डिविजिबल होंगे? हुआ हो जाएगा आपका भाग सा n बाई पी ही होगा, कुछ और होगा? इससे ज्यादा तो एलिमेंट होंगे नहीं इसमें। अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है इन यस में विच आर आपके डिविजिबल बाय पी स्क्वायर होंगे, तो टोटल नंबर तो हमको पता हो गया आपको कितना होगा? भाग सब n बाई पी स्क्वायर ही होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कहने का मतलब नंबर किस फॉर्म के होंगे? 1 इंटू पी स्क्वायर होगा, 2 इंटू पी स्क्वायर होगा, डाटा क्या होगा? भाग सब n बाई पी स्क्वायर इंटू क्या होगा? पी होगा। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर हम टोटल नंबर ऑफ, अगर सिमिलरिटी अगर हम चलते जाएं, हम पूछे कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन यस में विच आर डिविजिबल बाई पी के पावर के, तो यह क्या होगा? भाग सब n बाई पी के पावर के ही होगा। अभी कोई प्रॉब्लम होगा? वो नंबर का फॉर्म, वो नंबर किस फॉर्म के होंगे? 1 इंटू पी के पावर के, 2 इंटू पी के पावर के, डाटा क्या होगा? भाग सब n बाई पी के पावर के इंटू क्या होगा? पी के पावर के होगा, या पी स्क्वायर है। या क्लियर है? अभी कोई डाउट है वो? अब अगर हम लोग जैसे 5 के केस में लिखे थे उसी तरह लिखेंगे क्या कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन यस में विच आर डिविजिबल बाई P but not P स्क्वायर। तो क्या होगा? हम ये लिख सकते हैं भाग सब n बाई पी माइनस भाग सब n बाई पी स्क्वायर। कहने का मतलब इतने एलिमेंट होंगे जिसमें p का पावर कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मान लो सपोज करो यहाँ 5 आ गया, तो कहने का मतलब कि 5 एलिमेंट होंगे सेट में जिसमें p का पावर कितना होगा? 1 होगा। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो इस केस में जो हुआ p का जो एक्सपोनेंट होगा वह इसी नंबर के बराबर होगा कि नहीं? Yes. अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं, अगर हम पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस पे होंगे विच आर डिविजिबल बाय पी स्क्वायर बट नॉट क्या होगा? पी क्यू होगा। कहने का मतलब यह किसके बराबर हो जाएगा? n बाई पी स्क्वायर माइनस n बाई क्या होगा? p के पावर 3 होगा। कहने का मतलब कि अगर सपोज करो यह 6 आ गया,
तो कहने का मतलब कि 6 नंबर सेट इसमें ऐसे मिलेंगे जिसमें p का पावर कितना है 2 है। तो कितने हो जाएंगे एग्जैक्ट में p का पावर 12 होगा कि नहीं। 1 से 2 मिलना है तो 6 से कितना मिलेगा 12 ही मिलेगा। अगर सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ जाए तो अगर हम पूछें कि यह अगर डिविजिबल हो डिविजिबल बाय p के पावर k से हो, यह समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको कितने टाइम जोड़ना पड़ेगा, यह बढ़ता जाएगा इसी टाइम, या इसको कितना टाइम जोड़ना पड़ेगा k टाइम। k माइनस बाक्स ऑफ n बाई इस तरह वो बढ़ता जाएगा, इसको भी जोड़ दीजिएगा। लेकिन जैसे ही p के पावर k की वैल्यू n से बड़ी होगी उसके बाद वो क्या देगा 0 दे देगा। तो क्या उसके आगे हमको एक्सपेंड करने की जरूरत है। तो क्या हम यह कह सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n इक्वल टू बाक्स ऑफ n बाई p प्लस बाक्स ऑफ n बाई p स्क्वायर प्लस बाक्स ऑफ क्या होगा n बाई p के पावर 3 होगा। यह कहां पे रुकेगा जब p का पावर कहने को जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा क्या दे देगी 0 दे देगी। तो यह आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। कॉपी करना है बेटा, खींचो।